दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति क्या कल कोई नया पटक्षेप करने जा रही है? बिहार की राजनीति में इस समय एक नया गुबार आया हुआ है। दो बड़ी खबरें हैं बिहार से जुड़ी हुई। एक खबर पप्पू यादव से जुड़ी हुई है और दूसरी नीतीश कुमार से। एक का संबंध अंडरवर्ल्ड से है तो दूसरी का संबंध राजनीति से है। पहले जरा अंडरवर्ल्ड की खबर की तरफ आओ। पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं, 7 बार चुने जा चुके हैं, उन पप्पू यादव को आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। जिस गुर्गे ने उनको फोन किया, बाकायदा उसने पप्पू यादव के 9 ठिकानों की बात की कि कहाँ कहाँ वो रहते हैं। यानी पूरे तरीके से पप्पू यादव के घरों की जगहों की रेकी की जा चुकी है और अब धमकी दे दी गई है कि या तो भाई से, भाई माने लॉरेंस बिश्नोई से आप बात कर लें, माफ़ी मांग लें, या फिर तैयार रहें मौत के लिए। पप्पू यादव ने पिछले दिनों जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी, उसके बाद एक ट्वीट किया था और कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग को वो आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, वो इतनी बड़ी ताकत नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई दरअसल इस समय नया डॉन उभरता हुआ है भारत का। कभी दाऊद इब्राहिम को ये तमगा मिला हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात में है, जेल में है और जेल से ही वो अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। उसने कई बड़ी हत्याएं करवाई हैं अपने गैंग के जरिए, अपने गुर्गों के जरिए। उसमें एक हत्या पंजाब से जुड़ी हुई है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई और अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, ये कहते हुए कि सलमान खान के वो दोस्त हैं इसलिए उनकी हत्या की जा रही है। अगला निशाना सलमान खान है। या तो सलमान खान काले हिरन शिकार के मामले में माफ़ी मांग ले। सलमान खान के पिता सलीम खान ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सलमान खान ने कोई हिरन नहीं मारा है तो माफ़ी किस बात की। सलमान ने अपनी सुरक्षा बढ़ाई है लेकिन खतरा बराबर बना हुआ है और अब आज एक नया धमकीनामा पप्पू यादव को। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कोई अंदर खाने सहयोग मिल रहा है, किसी की सरपरस्ती में वो गैंग चल रहा है। और ये सिर्फ कयास नहीं है, कनाडा और अमेरिका की तरफ से ये बात भी कही जा चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई को केंद्र का सहयोग मिला हुआ है, का इशारा होम मिनिस्ट्री की तरफ है। क्या ये आरोप सही है या नहीं है ये तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन इसमें कोई दुराई नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई एक नया खौफ बन रहा है भारत में। एक दौर था जब दाऊद इब्राहिम किसी को भी मरवा देता था, रंगदारी करता था, वसूली करता था, फिल्म में जिस हीरोइन को चाहता था उसको हीरोइन बनवाता था और कई हीरोइनों के साथ उसके संबंध जुड़े थे, कई कलाकारों के साथ उसके संबंध जुड़े थे। और वो दाऊद इब्राहिम जो मुंबई के बम ब्लास्ट में आरोपी था और उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया। इस समय छोटा राजन को भी जमानत मिल गई है और अब लॉरेंस बिश्नोई। क्या कनाडा के उस आरोप में दम है? जरा विचार कीजिएगा। और पप्पू यादव को जो धमकी मिली है उस धमकी के क्या मायने हैं ये समझा जा सकता है। और अगर इस तरह से एक जेल में बैठा हुआ व्यक्ति धमकी देता है और सरकार कुछ नहीं करती है। पप्पू यादव ने आज गृह मंत्रालय को भी अपनी सुरक्षा के संदर्भ में मांग की है, जानकारी दी है, बिहार पुलिस को भी तहरीर दी है। ऐसे में क्या पप्पू यादव को सुरक्षा मिलेगी या पप्पू यादव समर्पण करेंगे? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जिस तरह से चर्चित हो रहा है कि उसके गुर्गे, और बाकायदा उसने 9 जगहों के नाम बताए हैं कि कहाँ कहाँ आपका घर है, मैंने रेकी हो चुकी है। ये खबर बहुत तेजी से चल रही है, सारी चैनल्स पे सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन मैं दूसरी खबर की तरफ आता हूँ और वो खबर बड़ी है। वो खबर है जनगणना से जुड़ी हुई। 1872 से हर 10 साल के बाद
यानी अंग्रेजों के जमाने से जनगणना भारत में होती है। वो जनगणना आज़ादी के थोड़ा पहले एक बार नहीं हो पाई, रुकी थी, फिर उसके बाद कंटिन्यू हुई। दूसरी बार जनगणना नहीं हो सकी 2021 में, और 2021 में कोरोना कारण था। हालांकि कोरोना का प्रकोप जब खत्म हुआ तब भी जनगणना के लिए कोई शुरुआत केंद्र सरकार ने नहीं की। इस बीच में जनगणना में एक बड़ा इशू बन गया जाति जनगणना का। वो जाति जनगणना का मुद्दा जो बिहार से उठा था, तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों लोगों ने उस मुद्दे को उठाया था, नरेंद्र मोदी के सामने वो लेकर के गए थे, और नरेंद्र मोदी ने उसका इलाज ये किया कि उन्होंने जनगणना को ही, सेंसस को ही मुलतवी कर दिया, लंबे समय तक मुलतवी कर दिया। इस बीच में इस मुद्दे को राहुल गांधी ने बहुत मजबूती के साथ उठाया और लगातार वो सोशल जस्टिस की बात करते हुए, सामाजिक न्याय की राजनीति की बात करते हुए, सबके सशक्तिकरण और उत्थान की बात करते हुए कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीमारी कहाँ है, हड्डी कहाँ टूटी है, इसलिए एक्सरे जरूरी है। इस देश में संसाधनों का बंटवारा, संसाधनों पर अधिकार वर्चस्व किसका है और कौन संसाधन विहीन है, इसकी जानकारी तभी मिल सकती है जब जाति जनगणना हो। इसको लेकर के उन्होंने ढेर सारे तर्क और तथ्य भी पेश किए हैं कि सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर लेवल के अधिकारी कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने एससी हैं, मीडिया में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं, कितने जुडिशरी में हैं, कितने फिल्म में हैं। और इन समाजों को अगर हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली है, बजट को के संदर्भ में भी उन्होंने कहा था कि कुछ चंद लोग हैं जो हलवा बना रहे हैं और वही हलवा खा रहे हैं। ये जो सरकार है वो दरअसल अमीरों की सरकार है। अमीरों में अंबानी और अडानी की तो है ही, लेकिन एक बड़े अमीर पूरे समाज की भी सरकार है। 10% से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो हर जगह मौजूद हैं। 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है या उनकी हिस्सेदारी बेहद कम है। इस वजह से बीजेपी और आरएसएस में बौखलाहट थी कि इस मुद्दे को वो कैसे डील करें, इस तरह से टैकल करें, क्योंकि ज़्यादातर समाजशास्त्रियों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जाति जनगणना अगर सरकार कराती है तो वो अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाएगी। जाति जनगणना के बाद वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट का वो पिटारा खुलेगा कि जिसमें भागीदारी मिलनी चाहिए जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, और भी कई डिमांड हैं। लेकिन अगर ओबीसी की आबादी 55-60% निकल कर के आती है, और ये वो आबादी है जिसे अपनी ताकत का एहसास अभी नहीं है। कुछ जातियां जरूर सशक्त हुई हैं, मजबूत हुई हैं, लेकिन अधिकांश जिनमें अति पिछड़ी जातियां हैं उनको अपनी अभी आबादी का हिस्सा नहीं मालूम है और उन्हें अपनी कमजोरी नहीं मालूम है, और वर्चस्व किसका है देश के संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर, नौकरियों वाले संसाधनों पर, मलाईदार पदों पर किसकी कितनी भागीदारी है, ये अभी पता चल सकता है। और जब चलेगा तो उसके बाद पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल जाएगी। फिर जाति ही नैरेटिव बन जाएगा राजनीति का। इससे बौखलाई हुई है, डरी हुई है बीजेपी, और उससे ज़्यादा आरएसएस डरा हुआ है। इसलिए किसी भी कीमत पर वो कास्ट सेंसस से किनारा कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने तय किया है आज ही कि वो अगले वर्ष जनगणना कराने जा रहे हैं। जनगणना तो शुरू हो जाएगी, लेकिन विपक्ष की जो मांग है, खास करके राहुल गांधी की जो मांग है, और उस मांग में नीतीश कुमार भी होंगे, तेजस्वी भी होंगे, अखिलेश यादव भी होंगे, कि अगर जाति जनगणना नहीं कराती है सरकार तो फिर ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे। सवाल बिहार का है, और बिहार में नीतीश कुमार वो पहले व्यक्ति हैं देश में जो जाति जनगणना कराने के लिए आगे आए थे, और उन्होंने अपने बिहार राज्य में जाति जनगणना कराई भी है, और उससे पूरी डेमोग्राफी का पता चला और बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा। बीजेपी न तो वहाँ विरोध कर सकी और ना ही उसका समर्थन कर सकी, और बाद में बगले झांकते हुए दिखाई दी। केंद्र में नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है, लेकिन नीतीश कुमार मददगार हैं केंद्र की सरकार में। वो एक तरह से बैसाखी बने हुए हैं, और अगर नीतीश कुमार जाति जनगणना को लेकर के थोड़ा सा
केंद्र की सरकार के सामने उन्होंने आपत्ति दर्ज की तो क्या होगा। नीतीश कुमार की राजनीति पर भी एक बड़े सवाल खड़े होंगे अगर उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के असर्ट नहीं किया तो एक तरफ तो फंसे हुए हैं नीतीश कुमार भी, और नीतीश कुमार की वजह से फंस गई है मोदी सरकार। नीतीश कुमार अगर नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध करते हैं और जाति जनगणना का एजेंडा लेकर के आते हैं और ये कहते हैं कि जाति जनगणना कराई जाए और नहीं तो वो कुछ फैसला लेंगे, तो नरेंद्र मोदी की सरकार फंस जाएगी, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस कतई नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो और ये जो जिन्न है वो बाहर निकल करके आए। जिसने लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे लोगों को पैदा किया, नीतीश कुमार को मजबूत किया, तो वो पिछड़ी जातियों के नेता जो उभर करके आए थे मंडल कमीशन के समय, शरद यादव जैसे नेता, कहीं जाति जनगणना के बाद एक दूसरी खेप न निकल करके आ जाए और जो अपने अधिकार और अपनी राजनीतिक ताकत को महसूस करके और असर्ट करना शुरू कर दे, तो बीजेपी के लिए जगह नहीं बचेगी। यही घबराहट आरएसएस में भी है और बीजेपी में भी है, लेकिन सबसे मुश्किल तो मामला नीतीश कुमार का है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। नीतीश कुमार अगर जाति जनगणना की डिमांड नहीं करते हैं तो उनकी राजनीति प्रश्नांकित होती है बिहार में, और 2025 में ही बिहार का विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बिहार नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल होगी कि वो नरेंद्र मोदी की जनगणना के साथ ही खड़े हो जाएं, जाति जनगणना की डिमांड नहीं करें। राहुल गांधी डिमांड करते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो ये मुद्दा पूरे तरीके से राहुल गांधी के हाथ में आ जाएगा। अभी चर्चा नीतीश कुमार की भी हो जाती है, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो बिहार की राजनीति में जो इस समय भूचाल आया हुआ है वो सिर्फ पटना को नहीं हिला रहा है बल्कि दिल्ली को भी हिला रहा है। गृह मंत्रालय से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय तक को हिला रहा है इस समय, और इस वजह से बिहार सरकार ही नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार भी थोड़ी फंसती हुई दिख रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति रही है उसमें उन्होंने नीतीश कुमार जैसे लोगों को सिर्फ जुमला पकड़ा करके और इस देश के लोगों को भी जुमला दे करके अपनी सत्ता को बनाए रखा है। देखना ये होगा कि नीतीश कुमार क्या अपनी राजनीति को बचाते हैं, अपनी सियासत को बचाते हैं, या नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की राजनीति का इतिश्री हो सकता है। ऐसे में मुश्किल है नीतीश कुमार के लिए भी, और नीतीश कुमार अगर बिदके, नीतीश कुमार अगर खड़े हुए तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे नरेंद्र मोदी। शुक्रिया, धन्यवाद।